of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral. These were nice. इजराइल और अमेरिका अभी भी युद्ध हल्का हल्का चल रहा है। ट्रम्प साहब सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं उसको लंच के टाइम में नकार देते हैं। साहब मैंने तो नहीं खाया। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। इजराइल और अमेरिका जो जिस तरह से ईरान के साथ संधि समझौता हुआ था, और पिछले इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि एक तरह से अभी भी युद्ध हल्का हल्का चल रहा है, बमबारी हो रही है, इजराइल अटैक करता है, ईरान उसको रिटेलिएट करता है, और पूरी दुनिया में तेल और दूसरी चीज़ों को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल है। कहा यह जा रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका की सबसे बुरी हार हुई है, अप्रत्यक्ष रूप से हार हुई है, क्योंकि अमेरिका अब उसने घोषणा कर दी है कि वो अपनी तरह से युद्ध नहीं करेगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि ईरान उसको मानने को तैयार नहीं है। सभी शर्तों पर उसका कहना है कि उसका जो जितना भी उसकी जो एसेट सील किए गए हैं वो छोड़े जाएं और उसको मुआवजा दिया जाए युद्ध थोपने का। इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल डॉक्टर बी वत्स साथ में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, धन्यवाद। तो एक अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। मतलब लोग कहते हैं कि वॉर खत्म हो गया, कोई कह रहा नहीं हुआ। असल क्या है मतलब, और अमेरिका को किस तरह से अपमान झेलना पड़ रहा है इसमें? देखिए, जो तीन देश आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ, तीनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, तीनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिसको जब तक एक मुकाम पर लाकर ना रखा जाए, मिडिल ईस्ट में दीर्घकालीन शांति की संभावना कम हो जाती। इजराइल को लेते हैं पहले। इजराइल एक छोटा सा देश, चारों तरफ से अरब कंट्री से घिरा हुआ। योम किपुर वॉर 1973, जब उनका जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है योम किपुर, उस पर जो है 5 अरब देशों ने एक साथ मिलकर अटैक किया। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने न केवल अपने अस्तित्व को बचाया, बल्कि उल्टा उनके ऊपर में उनके क्षेत्रों पर कब्जा करके अपने आप को इजराइल जी। अब कुछ ही सालों पहले, जिसके कारण ये अभी ये हिजबुल्लाह के साथ में युद्ध चल रहा है जी, क्या एक उकसावा नहीं था इजराइल के खिलाफ? जी। क्या इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है? और अगर है तो इजराइल को अपने एग्जिस्टेंस के लिए जी, ना केवल अच्छे हथियार चाहिए, जी, बल्कि उसको ये भी यकीन करना है कि उसके दुश्मन देश के पास में बड़े हथियार जैसे न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, वरना एक किस्म की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी। तो पहला मुद्दा यहां से निकल कर आता है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग ना हो। ईरान 60% यूरेनियम को एनरिच कर चुका है। हफ्ते 10 दिन के अंदर में वो 80% से लेकर 90% तक पहुंच सकता है, जिससे कि एटम बम बनाया जा सकता है। इजराइल के लिए वो सबसे बड़ा खतरा होगा, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा होगा बहुत बड़ा। तो जाहिर बात है कि इजराइल का जो इजराइल इस युद्ध में हिस्सा ले रहा है, वो अपने वजूद के लिए ले रहा है, आर यू एग्जिस्टेंस के लिए। आर यू सेइंग कि ईरान इज बाइंग टाइम इसको इस तरह से करके? नहीं, ईरान टाइम बाय नहीं कर रहा। इजराइल अपने आप को ये दिखा रहा है कि मैं एक मजबूत देश हूं और मैं अपने दुश्मनों को उसी भाषा में जवाब दे सकता हूं जिस भाषा में वो समझते हैं। वो ठीक है, और उनको वो नहीं करने दूंगा जिससे मेरे वजूद को खतरा हो। जी। लेकिन चूंकि ईरान तो यूरेनियम को अभी भी जो है वो 60% उसको जो है वो कर चुका है, तकरीबन 250 किलो जी। और उसका टारगेट है कि 100% जो है वो उसको पूरा करके और एक न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर ले। तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान ये समय
इसको लंबा खींच रहा है धीरे धीरे, और वो जो है वो किसी भी तरह से शर्तों पर मानने को राजी नहीं है। उसने बड़ी बड़ी शर्तें लगा दी कि पूरा उसका जो जितना भी सीज है एसेट्स है वो उसको रिलीज किया जाए, उसको वॉर का जो हर्जाना दिया जाए। देखिए, एक टर्म होती है लल इन द वॉर, या और एक दूसरी टर्म हम जो अपनी इंडियन आर्मी में इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल आर। ओके, ट्रिपल आर का मतलब है रेस्ट, रिकूप हाँ, एंड रीजनरेट। रीजन, सो अभी दोनों पक्ष, हाँ यूएसए और ईरान जी, मेजर तौर पर हाँ लड़कर इतना ज्यादा थक चुके हैं हाँ, कि किसी एक विक्ट्री की स्टेट में नहीं आ सकते। रेस्ट में है। तो अब ना केवल अपनी सेनाओं को रेस्ट दे रहे हैं, रिकूप कर रहे हैं अपने साजो सामान को, बिल्कुल। अपने युद्ध के सामग्री को, जी। और अपने मनोबल को, अपने दूसरी जो चीजें हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले युद्ध में उसका इस्तेमाल कर सकें। रिजनरेट कर रहे हैं अपने आप को, रिचार्ज कर रहे हैं अपने आप को। तो ये ललित बैटल जो है वो दोनों देश, हाँ देखिए, सबसे लेकिन अहम बात जो हम बात चर्चा कर रहे हैं उसकी ये है कि अमेरिका का उद्देश्य जो ईरान पर हमला करने का था, क्या वो पूरा हो गया? मतलब अमेरिका का अगर अपमान माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है एक बहुत बड़ी इंसल्ट है, ह्यूमिलिएशन है, उसके पीछे 3 कारण थे कि अमेरिका चाहता था कि ईरान का जो न्यूक्लियर उसके पास जो एसेट है वो पूरा उनके पास आ जाए, है ना। न्यूक्लियर एनरिच कर रहा है, वो यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। दूसरा उसका था कि जो हुती और हिजबुल्लाह थे जो इजराइल पे अटैक करते थे उसको ईरान कंट्रोल में कर ले। और तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो कि ईरान में रिजीम चेंज। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ कट्टरवादी सरकार आज भी है। आज भी ईरान में ये स्थिति है कि वहाँ पे पिछले कुछ दिनों में 2000 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है जो कि रिजीम चेंज का समर्थन कर रहे थे। तो क्या ये इंसल्टिंग नहीं है अमेरिका के लिए कि आप गए थे तो कुछ और काम करने और मुद्दा उलझ गया हरमुज स्ट्राइक का, मुद्दा उलझ गया लेबनान अटैक का, इजराइल को लेबनान पे लगातार अटैक करने पड़ रहे हैं, और अब आपको युद्ध के लिए जो थोपा गया था एक तरह से जो वो आरोप लगा रहा है उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा। अभी देखिए स्थिति बड़ी रोचक है जी। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बोलता है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं उसको लंच के टाइम में नकार देते हैं कि साहब मैंने तो नहीं खाया, और रात को जो है वो कुछ और ही बयान दे देते हैं। तो एक सुपर पावर देश के मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की जो छवि है वो इस दूसरे काल में नहीं हो पाई। वो तो बच्चा छोटे छोटे देशों का अब ट्रंप के मीम्स बनाकर उस पर मजाक करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनका जो सोचना है या उनका जो समझना है वो कुछ अलग किस्म का हो रहा है। नॉन सीरियस हो गया। नहीं, नॉन सीरियस बातें करेंगे तो आप नॉन सीरियस ही धमकी भरा हो गया। अब आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर बोल के आप जो है बोलते हैं या वेनेजुएला के ऊपर आप तेल के लिए अधिकार जमा देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि अब मैं वहां का राष्ट्रपति हूं। तो तकरीबन वही चीज वो चाहते थे कि ईरान भी जो है जिस प्रकार की उन्होंने प्लानिंग की थी कि रिजीम चेंज कर कर और शाहजहां पहलवी के जो वारिस वहां पर बैठे हुए हैं उनके साथ मिलकर वो वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर ईरान का तेल हमारा जी, और फिर हम सबसे दूसरे देश जो है ना हमारी आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी जी। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा कि 200 साल पहले या 250 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है 200 आदमी आए, 500 आदमी आए और उन्होंने भारत जैसे देश के ऊपर में 200 साल राज किया। स्थितियां अलग हैं। आज गोरे लोग अगर ये सोचे कि वो सुपीरियर है तो नहीं है। अमेरिका ने जिस बहाने से, बहाना ही कहा जाएगा, हाँ, मैं उसी ईरान पे हमला किया जी और इजराइल को साथ लिया जी। अब जो है वो उसी बहाने से अब आपने लेटेस्ट स्टेटमेंट सुना होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि ईरान में जो अयतुल्लाह खुमैनी का जो अंतिम संस्कार है जिसमें कि जो कि 7 दिन का शोक चलेगा और पूरा एक बड़े पैमाने पर वहाँ पे उन्होंने कार्यक्रम रखा है,
उसमें अमेरिका का कहना है कि हम वी आर नाइस पीपल, तो इसलिए हम अभी अटैक नहीं करेंगे, हम अच्छे लोग हैं। तो इसके क्या मायने समझे जाए कि आपने, और वहां ईरान बोल रहा है कि हमारे लीडर को मारने वाले का हम बदला लेंगे, कातिलों का। तो आप समझ सकते हैं कि एक शांति वार्ता सफल हो गई, एग्रीमेंट हो गया। ये तो ललिन पीरियड वॉर है। हाँ। दोनों देश जो है अपने आप को दोबारा संगठित करना चाह रहे हैं, एकत्रित करना चाह रहे हैं, अपने साझा सामान को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अपने मजबूत पॉइंट्स हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक RRR वाली बात है कि रेस्ट, रिकूप और रिजेनरेट कर रहे हैं। युद्ध रुका नहीं है, कुछ समय के लिए थमा है, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं, अमेरिका चाह रहा है कि ईरान जो है अपने पूरे 250 या 254 किलो जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। अपनी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको चेकिंग करने के लिए जो है वो खोल दे। न्यूक्लियर बम, ईरान तो कह रहा है कि मैं तो न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहता, मैं तो शांति प्रिय कामों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एनर्जी पावर सेक्टर में उसको बढ़ाना देते हैं। लेकिन इजराइल खास तौर से और अमेरिका जो है इन जनरल इस बात से चिंतित हैं कि अगर ईरान जैसे कट्टर मुस्लिम देश जो अपने आप को मुस्लिम खलीफा साबित करने के लिए वहां पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाह रहा है, उसके हाथ में न्यूक्लियर बम जैसी आ गई। अब आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास में है, लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान के पास में है? क्या पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करने की स्थिति में है? क्या वो अमेरिका के नियंत्रण में? और क्या वो अमेरिका के नियंत्रण में है? और क्या अमेरिका के पास में उसकी जो बटन है और चाबी है, या उसको डिफ्यूज करने के लिए जो कोड चाहिए वो किसके नियंत्रण में है? और फिर आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो किसी तरीके से जो है वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि तो इतना साफ है कि ईरान को किसी तरह से भी न्यूक्लियर मतलब डिसार्म करने के लिए नहीं करेगा। हाँ, ये मेन मुद्दा है। और अमेरिका, ईरान नहीं होगा ना। ईरान, आपको लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की बिल्कुल करीब है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा लगता है, जो बातें बाहर निकल कर आ रही हैं कि तकरीबन 60% जो है यूरेनियम उन्होंने एनरिच कर लिया है, और एक एटम बम बनाने के लिए 80 से 90% यूरेनियम एनरिचमेंट काफी होता है। तो जिसके लिए 15 से 20 दिन का ज्यादा से ज्यादा टाइम होता है। अगर वॉर की स्थिति देखे तो 1-2 महीने के अंदर में अगर उसको फ्री टाइम मिलता है तो वो बनाने की स्थिति में है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो हैंडओवर नहीं कर रहा है। जितना भी यूरेनियम शोधन है उसको लगातार करे जा रहा है, वो हैंडओवर नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे वो यूरेनियम का, उसको यूरेनियम एनरिच करने की कोशिश कर रहा है, वॉरेट प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है? 2 बॉक्सर लड़ रहे हैं, रिंग में है, और बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, और एक बॉक्सर के आप हाथ काट दो तो क्या वो लड़ पाएगा? ईरान का वजूद खतरे में आ जाएगा। ईरान जैसी पुरानी सभ्यता का जो है वो खत्म होने की उस पर आ जाएगा। क्या आप सोच रहे हैं कि ईरान के पास में अगर ये थ्रेट है तभी तो ईरान जो है इस स्थिति में है? ईरान के पास में तभी तो हॉर्मुज है, ईरान के पास में तभी तो जो है मुस्लिम देशों के अंदर में टर्की की जगह लेने की जो इच्छा वो है। अगर उसने पूरा अपना सारी शक्ति ही यूएसए को दे दी तो आप यूएसए के ऊपर भरोसा कर सकते हो? यूएसए एक ऐसा देश है जो अपने निजी स्वार्थों के कारण उसने, आप उदाहरण दे दीजिए, कोई भी एक ऐसा दोष हो, उसका मित्र देश हो जिसके साथ उसने धोखा ना किया हो, हमारे साथ लगा लीजिए। 1971 की लड़ाई के अंदर में उस समय यूएसएसआर की न्यूक्लियर सबमरीन अगर बे ऑफ बंगाल में नहीं आती और 7th फ्लीट के नीचे से निकलकर कलकत्ता के पास नहीं निकलती, तो अमेरिका ने तो 7th फ्लीट इसीलिए भेजा था कि पाकिस्तान को बचा ले और बांग्लादेश ना बन पाए। तो एक तरफ यूएसएसआर यानी कि अब रशिया कितना मजबूत देश है, कितना एक अच्छा ट्रस्टवर्दी टाइम टेस्टेड दोस्त है, और दूसरी तरफ अमेरिका एक ऐसा दोस्त है कि जो कहीं भी किसी भी समय छुरा घोंपने के लिए तैयार रहता है पाकिस्तान के समर्थन में, क्योंकि पाकिस्तान की उसको जरूरत है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अफगानिस्तान, ईरान, चाइना या दूसरे देशों को अपने काबू में रखने के लिए उसकी लोकेशन को इस्तेमाल कर रहा है, वरना पाकिस्तान के साथ में उसका और कोई लेना देना नहीं है। अब उसके साथ में भी जो है वो धोखा कर देता है। हमारे साथ तो भी आ गया, और अब क्रिप्टो भी आ गया ट्रम्प का पाकिस्तान में। हाँ,
तो कुल मिलाकर हरमुज जो है वो अब मुद्दा बन गया था। पहले जो कि रिजीम चेंज था या न्यूक्लियर डिटरेंट था, वो अब हरमुज मुद्दा बन गया। तो अमेरिका की इसे हार माना जाएगा, क्योंकि एक तरह से ग्लोबल पावर शिफ्ट भी हो गया इस वजह से, और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका पे विश्वास करना बंद कर दिया है। चाइना अपने खुद कैलकुलेशंस कर रहा है। उधर मिडिल ईस्ट वाले चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने रोक रखा है। इजराइल चाहता है कि किसी तरह से घुसकर लेबनान और हुती और हिजबुल्लाहों को कंट्रोल कर दिया जाए, उनको वाइप ऑफ कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर सिचुएशन अब किस ओर बढ़ रही है? देखिए, इस प्रकार के जो युद्ध होते हैं जी, हाइब्रिड वॉरफेयर जो इस प्रकार से चल रही है, और वो पैदल सेना को अमेरिका जमीन पर नहीं उतार पा रहा है, जी, उसकी मजबूरी है जी, तो उसमें एक निर्णायक हार या जीत नहीं होती है। आप ऑपरेशन सिंदूर को ले लीजिए, जी, एक सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जी, कि इन ऑब्जेक्टिव्स को हमें हासिल करना है, उन टारगेट्स पे और उसके बाद में युद्ध बंद होता है। जी, वरना आपको इतनी ज्यादा आर्थिक क्षति हो जाएगी कि आप उल्टे जो है विक्टिम बन जाओगे। हमारे देश की जो सेंट्रल लीडरशिप ने उसने इस बात को पहचाना जी, और ऑपरेशन सिंदूर को अपने जो 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 सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव्स थे, हाँ, उस पर रखा। चाहे हमने वहाँ के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे बंद करे, उनकी जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको बर्बाद किया, या उनके जो रनवेज थे उनको बर्बाद किया, जी, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद में हमने उसमें फुल स्टॉप लगा दी। जी, अगर हम लड़ाई को यूक्रेन और रशिया की तरह से लंबा खींचते, जी, या यूएसए और अमेरिका की तरह से लंबा खींचते, तो ड्रेन किस पर आ रहा है? जी, क्या हम लोग आर्थिक स्थिति से और फिर उसके बाद मिलिट्री तौर पर पीछे नहीं पहुंच जाते? तो ये तो परिपक्वता दिखाई है हमारे देश की सेंट्रल लीडरशिप ने जी, कि अपने ऑब्जेक्टिव पूरे होते ही कर दिया। लेकिन तो अब हॉर्मुज में तो कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है ना यूएसए का पूरा नहीं हुआ है। चाहे वो रिजीम चेंज का ले लो, चाहे वो न्यूक्लियर का ले लो, चाहे हॉर्मुज के ऊपर में कंट्रोल का ले लो, ये किसी भी तरीके से जो है ना वहां पर नहीं हुआ है। और ईरान की जो शर्तें हैं, ट्रम्प साहब उसको मान नहीं सकते जी, क्योंकि जैसे ही उनका जो है पैसा डिफ्रीज हुआ तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो ईरान अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगाएगा, और शक्ति बढ़ाएगा किसके भी खिलाफ? इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, जी, या जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और ये दूसरे कंट्रीज हैं, उनके खिलाफ, क्योंकि वहां पर अमेरिका के बेसिस है। जी, तो मेरा ऐसा सोचना है कि निर्णायक युद्ध ऐसे लड़ाइयों में नहीं, निर्णायक हार या जीत नहीं होती है। तो अब जो है ईरान जो है, मेन मुद्दा ये था कि ईरान पर जो जितने भी सैंक्शंस लगे हैं, अमेरिका ने जो अटैक किए हैं, वो एक तरह से बंद है। अभी सैंक्शंस भी हटे नहीं है। तो ईरान का जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का कि ईरान में जो है वो सबसे पहले वहाँ पे परमाणु बम ना बने। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि वहाँ रिजीम चेंज हुआ। ये दोनों पे अमेरिका असफल हो गया। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अब इस लल के बाद, ये डलनेस के बाद अचानक से दोनों देश फिर से हमला करेंगे, या एक बड़ा युद्ध फिर से हो सकता है? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, ईरान जो है वो अपना एक न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करने में सफल हो सकता है। और तीसरा, पाकिस्तान और टर्की, इसको मिलाकर कुछ और देश भी ईरान के फेवर में आ सकते हैं। क्या संभव है? इन तीनों पॉइंट्स पर आपका क्या सोच है? सबसे पहले पाकिस्तान टर्की के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के पास में अपनी लोकेशन के अलावा और है क्या जो वो युद्ध में बात करेगा? उसने सऊदी अरबिया के साथ में ट्रीटी करी कि हम एक दूसरे का जो है ना युद्ध में साथ देंगे क्योंकि मेरे पास में एटम बम है। और उधर सऊदी अरेबिया जो है ना पिछले 2 महीने से पिट रहा है, ईरान उसको गिरा गिरा के मार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया? तो पाकिस्तान को हम एक टूल की तरह से जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। रही बात टर्की की, टर्की एक मॉडर्न देश है। टर्की के अंदर में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बड़ी हुई है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी बहुत सारे ड्रोन्स के जो चलाने वाले हैं वो वहाँ से टर्की से आए थे। और एक हमारे ब्रह्मोस के अटैक में जो है तकरीबन 40 टर्की के जो ड्रोन चालक थे वो एक साथ मरे थे।
तो टर्की जो मुस्लिम देशों का एक नेता खलीफा बनना चाहता है। बहुत पुरानी उसकी जो है ना जो इससे पहले जो रिजीम हुआ करती थी टर्की के, जो है ना ऑटोमन एम्पायर जिसे बोलते थे, उसका जैसा प्रभुत्व रहता था वैसा ही टर्की जो अभी अर्गदोमान हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति, वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ख्वाबी पुलाव है, बिकॉज उसके लिए बहुत सारी जो शक्ति होती है, रिलीजियस एंगल से देखकर आप अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना सकते। देखिए, सबसे मेन था कि पाकिस्तान ने और टर्की ने जो संधि करवाई थी वो क्या सफल रही, उसको आप सफल मानेंगे, या ये मानेंगे कि ईरान ये समझता है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, लेकिन बात जरूर कर लो, लेकिन कुछ टाइम बाय कर लो, उसके बाद फिर से तैयार होकर इनको रिटेलिएट करो, और वो अटैक करते भी जा रहा है। मैं अपना आकलन बताता हूँ, ये कहीं नहीं छपा है, कहीं नहीं सामने आया है, लेकिन एज एन आर्मी मैन मैं आपको अपना आकलन बता रहा हूँ जो गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसा हो सकता था। अमेरिका की सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो ग्राउंड के ऊपर ट्रूप्स नहीं उतार सकता, बिकॉज वो बॉडी बैग्स को अमेरिका के अंदर में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। इस वीकनेस को दूर करने के लिए वो पाकिस्तान को भूमि को और पाकिस्तान के एयर स्पेस को और पाकिस्तान की मिलिट्री को साथ रखकर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर मिलता है बलूचिस्तान के से। अब देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, बलूचिस्तान की आ रही है, नीचे सिंध की आ रही है, और पाकिस्तान के अंदर में खुद का जो अभी सत्ता में है उनका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, लोग उनको इतना ज्यादा नहीं मानते हैं। आप अपने आप को जो है चाहे फील्ड मार्शल बना लो, लेकिन आप रहोगे मेजर जनरल, उससे बढ़िया उससे ज्यादा औकात नहीं है आपकी। आप कुछ भी कर लो अपने आप को। आज मैं अपने आप को बोलूंगा साहब मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं, पर कोई ख्याली पुलाव, सच्चाई कुछ और, ख्याली पुलाव है, तो शेख चिल्ली है। तो इसलिए पाकिस्तान को एक्चुअल तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था यूएस से, जो उनको मंजूर नहीं हुआ, और अगर ये मंजूर होता तो पाकिस्तान में विद्रोह हो जाता। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में जो 3 मेजर पावर सेंटर्स है, टेररिस्ट, आर्मी और जो चुनी हुई रेजिम है, उसमें आर्मी सबसे ऊपर है, तो वो उसको मंजूर नहीं होता, विद्रोह हो जाता। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान ने जो मीडिएशन किया है वो एक तरह से नाकामी माना जाएगा ना। और 100% नहीं, आप बताइए ना, स्विट्जरलैंड के अंदर में आप वो ये इनके प्राइम मिनिस्टर साहब गए वहां पर, और मुल्ला मुनीर साहब वहां पर गए, उनको तो टेबल में नहीं बैठने दिया। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी उन्होंने सहयोग किया होता तो एटलीस्ट जो वार्ता हो रही है आगे की मेज पे नहीं, आगे की उसमें नहीं, कम से कम पीछे वाली में तो बैठाते। इतनी लानतें मिल चुकी है कि अब उनको आदत सी हो गई है कि वो कहीं भी जाते हैं वहां पे उनको लानत मिलती है, और वो उसको बेशर्मी से सहन करते हैं। तो ये भी एक तरह से अमेरिका उनको बोल रहा है कि आप उसको मीडिएट करो, तो पाकिस्तान बोल रहा है हाँ मीडिएशन हो गया, लेकिन भागता फिर रहा है बीच में तो अमेरिका और ईरान के, और बात नहीं बन रही है। चंद शब्दों में, सिर्फ 2 लाइन में पाकिस्तान की स्थिति आपको बयान करता हूँ। इंटरनल स्थिति, खैबर पख्तूनख्वा में उनका कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल। नीचे आ जाओ बलूचिस्तान में, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जफर एक्सप्रेस के बाद में रोज जो है ना उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, वहां के सैनिक बलूचिस्तान में जाने के लिए मना कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। अब नीचे सिंध में भी जो है चीजें स्टार्ट हो गई है, और पीओके में तो वो बवाल मच रहा है, और पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वो तो बुरी तरह सुलग रहा है, सिर्फ पंजाब रह गया। अब एक्सटर्नल उसके अंदर में आ जाइए, पानी के लिए तो तरस रहे हो यार, बिल्कुल पानी के लिए तो तरस रहे हो, तुम्हारे को पानी जो है ना, खेतों की बात छोड़ो, पीने के लिए तुम्हारे को पानी नहीं मिल रहा। और अब जो है ना हम बोल रहे हैं हम ये ड्रोन भेजेंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, समझौता कर लो, नहीं हाँ, और फिर यहाँ से जो अभी शांति गैंग स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान मैं कई बार कह चुका ऐसे अपने इंटरव्यूज में कि हमें पाकिस्तान का ज्यादा जिक्र करके उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमारा मेन जो दुश्मन है या मेन जो राइवल है वो चीन है, हमें चीन के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, पर यूएस से भी हमको ऐसा लगा है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी घुसपैठ CIA ने बहुत सारी जगह पे
कुछ जो है वो षड्यंत्र की कोशिश की है, ऐसा एक्सपोज भी हुआ है, और पाकिस्तान और चाइना इसका फायदा भी उठा सकते हैं, उठा भी रहे हैं। तो ये एक पूरा एक अलग मुद्दा है जिस पर हम कुछ दिनों में इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। जरूर। लेकिन अब मेन ईरान में जो दो मुख्य और बिंदु बचे हैं कि वॉर हेड बना रहा है, और दूसरा वो जो वहाँ का जो रिजीम है वो कट्टरवाद, वो चेंज नहीं होगा। आपको लगता है अब कुछ वहाँ पर ईरान में रिजीम चेंज की कुछ बात आएगी? क्योंकि वहाँ की पब्लिक भी जो जिस तरह से पहले आंदोलन करती थी, विद्रोह करती थी, उसको भी कुचल दिया गया। तो अब उसका भविष्य क्या है ईरान का? फिर से वही कट्टरवाद रहेगा? ईरान में कट्टरवाद कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये रिजीम है, ये कट्टरवाद की नींव तो के ऊपर ही तो ये रिजीम चेंज हुई है। शाहजहां पहलवी के टाइम में जब वो वहां पर किंग थे, तो वहां हिजाब नाम की कोई चीज थोड़ी थी। लड़कियों के लिए वही सारी फैसिलिटीज थी। लेकिन आज जो है, अभी आपने पिछले दिनों कुछ पढ़ा होगा कि 70 कोड़े जो है वो एक इंस्टाग्राम के लिए उस लड़की को मारे गए। तो ये चीज जब तक पूरा रिजीम चेंज नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। ये कट्टरवाद की नींव पर खड़ी हुई इमारत है। दूसरा अहम बात था कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड की बात हो रही है, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में अब एक ही चीज कही जा रही है, अगर अमेरिकी आक्रमण से बचना है तो आप न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार रखें। अगर आपके पास हथियार है परमाणु, तो अमेरिका आप पर हमला नहीं करेगा, जैसे नॉर्थ कोरिया बार बार उनको उस चीज को दोहराता है। क्या ये बात सही है, और क्या इससे रेस नहीं लगेगी न्यूक्लियर वॉरहेड? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हर देश को अपना बचाव करने का अधिकार है जी। वरना तो वही जंगल राज हो जाएगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है। और अमेरिका वही करने की कोशिश कर रहा था। वेनेजुला के साथ में उसने क्या किया? बड़ी मछली छोटी मछली को निकल गई। लेकिन लेटेस्ट आपको पता ही है, वेनेजुला के अंदर में भी विद्रोह चालू हो गया है। और कोई ज्यादा दिन वहां पर अमेरिकी जो फौजें हैं वो काबू में नहीं रख सकेंगे। वहां पर वेनेजुला में एक स्वतंत्र देश है, वहां के नागरिकों में भी अपने देश के प्रति प्रेम है। उसी तरीके से ईरान कर सकता था। मैं एक बड़ा जो है ना अलग मुद्दा आपको मैं बताना चाह रहा हूं। मेरी सोच है जी। आज ट्रंप के पागलपन के कारण जी, उसके शेख चिल्ली जैसे ख्वाबों के कारण जी, पूरा विश्व त्रस्त में जी। और हमारा जो देश है उसको शामिल दूसरे सभी देश, उनको आर्थिक नुकसान हुआ है जी। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम लोगों को भी जो है अमेरिका से अपने आर्थिक नुकसान के भरपाई को मांगना चाहिए जी। वरना तो कोई भी कहीं आकर हमारे पड़ोस के अंदर में डिस्टर्बेंस कर देगा, और फिर हम जो है अगले 60 साल 50 साल 100 साल तक उसको झेलते रहेंगे। हाँ, मतलब उनके झगड़े में हम क्यों भुगते हैं? हम भुगत रहे हैं ना भाई। हमारे यहाँ तेल की कीमतें कितनी बढ़ गई, हर चीज की कमी रही। ये तो मैं फिर दोबारा दाद दूंगा सेंट्रल लीडरशिप का कि 140 करोड़ की जनता होने के बावजूद भी हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस हुई। हाँ। और पूरा हमारे अपोजिशन, वैसे हालात नहीं रहे, बुरे हालात, पूरे अपोजिशन ने पूरा कोशिश कर लिया, उसके बावजूद में वो इस बात का मुद्दा नहीं बना पाए क्योंकि वो कमी थी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देशों को मिलकर, और उसमें भारत आगे आना चाहिए जी, कि साहब हमारा जो नुकसान हुआ है वो आपके कारण हुआ है। आपकी जो ख्वाहिशें थी, आपका जो विस्तारीकरण का प्रोग्राम है, आपका जो ऑयल डिप्लोमेसी और ऑयल को जो है अपने कब्जे में लेने का वो है, उसके कारण हुआ। हमारी क्या गलती बताइए? बिल्कुल, हम तो पैसा दे रहे थे, हमारे को ऑयल नहीं मिला, ऑयल मिला तो महंगा मिला। अब आपको पता है कि काफी सारा ऑयल हमारे को वेनेजुएला से लेना पड़ रहा है, जिसमें इंश्योरेंस कॉस्ट तकरीबन 8 गुना बढ़ गई है जी। तो हम क्यों भुगते हैं? और रशिया में ऑयल की कमी हो गई है। रशिया में ऑयल की कमी हो गई है। अब रशिया रिफाइंड ऑयल हमारे से ले रहा है ना? बिल्कुल। तो सवाल ये है कि हम क्यों भुगते हैं? आप अपनी उसका विस्तार कर रहे हो, करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें टच नहीं करेगा, और हमारा नुकसान होगा तो आप देंगे। ये आवाज उठनी चाहिए। अगर ये आवाज नहीं उठी तो ये ट्रंप साहब का जो है ना, वो तो गवर्नर, अब गवर्नर कनाडा और मैं प्रेसिडेंट कनाडा, और सॉरी बोल के हट जाएंगे। तो ये कोई तरीका। अच्छा, अब इस पूरे समीकरण में क्या आपको लगता है कि ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है? जो अमेरिका की जो दादागिरी थी, ईरान ने तो उसको चूर चूर कर दिया एक तरह से, और अब जो है यूरोपियन यूनियन का अलग खेमा बन गया है। साउथ एशिया में भारत की अलग बढ़त बन गई है, बहुत सारी कंट्रीज भारत की तरफ देख रही है।
और इसके अलावा मिडिल ईस्ट भी जान गया है कि अमेरिका के पास अब वो स्थिति नहीं है, कल से ईरान फिर से हमला करेगा तो हमें बचाएगा कौन। अमेरिका तो इस बार बिल्कुल असफल रहा, और चाइना अलग देख रहा है कि उसने जहां जहां पे बेस बना रखे हैं उन बेस की वजह से उसको कितना फायदा हो सकता है दूसरी कंट्रीज में अपना पावर बढ़ाने का। तो ग्लोबल पावर शिफ्ट किस रुख जाएगा, इसका आप क्या आकलन कर सकते हैं? देखिए, अकेला सुपर पावर या दो सुपर पावर, वो सिचुएशन खत्म हो चुकी जी। अब रीजनल पावर्स है। इंडिया एक रीजनल पावर है, चाइना एक रीजनल पावर है, रशिया एक रीजनल पावर है। सुपर पावर से रीजनल पावर की और घटते हुए कदम अमेरिका के, वो भी एक रीजनल पावर होगी, क्योंकि नाटो से वो अलग हो चुका है, इन द सेंस कि नाटो का उसके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है जी। यूरोपियन यूनियन ने उसको ठेंगा दिखा दिया है जी। तो यूरोपियन यूनियन एक अलग ब्लॉक अलग बना हुआ है। मोहम्मडन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के और जो मोहम्मडन कंट्रीज हैं, ये जो मिडिल ईस्ट के, इनका अपना एक अलग। तो ये रीजनल पावर्स जो बढ़ेंगी, और उसके अंदर में रीजनल पावर जो रीजनल हेड निकल कर आएगा, वो एक ताकत होगी। रेलेवेंस, एक संबंधित पॉइंट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको कि रेलेवेंस ऑफ यूएन खत्म हो चुकी है। आज यूएन के कहां कोई स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि अमेरिका यूएन को अपनी जेब में रखता है। बिल्कुल। अगर ऐसी बात है तो यूएन, हम क्यों वीटो पावर सहन करें भाई? बिल्कुल। यूएन को खत्म कर देना चाहिए। जो रीजनल बने हुए हैं फोरम्स, डॉलर एज ए यूनिवर्सल करेंसी धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। और खत्म होती जा रही है, क्योंकि लोग रूबल में, लोग येन में। जापान में हम लोग जो है येन के साथ कर रहे हैं, रूबल में रशिया के साथ कर रहे हैं, ईरान के साथ रुपी में कर रहे हैं। इनफैक्ट यूपीआई जाने के बाद में रुपी एक धीरे धीरे एक उभरती हुई करेंसी है। बिल्कुल। जिसमें लोग उसको भरोसे के साथ में जो है, ब्रिक्स में भी जो ये इस बात की चर्चा हुई, ब्रिक्स अपना एक अलग करेंसी लाने की प्लान कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें एक साथ अगर जब चलेंगी तो जो बदमिजाज, बद दिमाग लोग जैसे ट्रंप हैं, उनको ग्लोबल बैलेंस को डिस्टर्ब करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को एक सुपर दादा, एक अकेला दादा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा दादा हूं, वो दिखाने के लिए पूरे देश, पूरे विश्व का जो है ना बैलेंस बिगाड़ दिया। अब जरूरत है कि पूरे विश्व के देश मिलकर अमेरिका का बैलेंस बिगाड़े। और बैलेंस तभी बिगड़ सकता है जब इंडिया खासतौर से, या इंडिया जैसे स्ट्रांग देश खासतौर से, अमेरिका को बोले कि भाई हमारा इतने 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है, कृपया दीजिए, क्षतिपूर्ति कीजिए। तो अब आखिरी जाते जाते सवाल, ट्रंप का क्या होगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं। मिड टर्म इलेक्शन के कारण तो वो टाइम पास कर रहा है। मतलब रिजीम चेंज करने गए थे, खुद ही चेंज हो गए। एक कहावत है, इसको अन्यथा ना ले कोई भी, कि गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पढ़ने। तो मतलब कहने का ये है कि इसका अर्थ ये है कि भाई किसी अच्छे काम के लिए निकले थे, और मतलब और ज्यादा आपको काम मिल गया वहां पर जो है ना इसके अंदर में। तो अब वो काफी दिन तक व्यस्त रहेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और है इसके अंदर में कि अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ओमान की खाड़ी के दूसरी तरफ बाब अल मंडेब है, और वहां पर जो है हुती विद्रोहियों का जो है वो पूरा कब्जा है। वहां से भी तेल अगर कोई भेजना चाहता है तो ईरान की मर्जी के बिना नहीं भेज सकता। तो अब स्थिति ये है कि दोनों एक तरफ हॉर्मुज है, एक तरफ बाब अल मंडेब है। स्थिति ईरान के पक्ष में है। तो मतलब ट्रंप जाएंगे, मिड टर्म पोल के बाद ट्रंप जाएंगे, क्योंकि वहां पे कांग्रेस ने उनके कई फैसलों पर रोक लगा दी है। उन्हीं की पार्टी के जितने सीनेटर्स हैं वो उनके खिलाफ आ गए हैं। तो लोकप्रियता तो बहुत कम हुई है, अभी 40% से भी नीचे आ गई है। अब भविष्य में क्या होगा, या अमेरिका की जनता क्या सोचती है, इसके बारे में इसका आकलन इस समय तो करना मुश्किल है। लेकिन फैक्ट ये है कि ट्रंप साहब ने अमेरिका को धीरे धीरे गर्त की तरफ धकेल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये रहा कि
जो ईरान के साथ जो अमेरिका ने जिस तरह से शुरुआत की थी युद्ध की और जो कारण बताए थे, उसमें अपमानित होकर, मतलब बहुत बुरी तरह अपमानित होकर अमेरिका को वापस आना पड़ा है। और स्थिति ये है कि अभी भी ईरान कुछ इलाकों पर हमला कर रहा है, इजराइल लेबनान के कुछ इलाकों पर हमला कर रहा है। तो युद्ध विराम जैसी स्थिति, जो कि पूर्ण तरह युद्ध विराम होना चाहिए, वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी है कि ग्लोबल इकोनॉमी में जिस तरह से इसका असर हुआ है इस वॉर का, उसके लिए सीधे सीधे ट्रंप दोषी माने जा रहे हैं। ट्रंप के ऊपर सब उंगलियां उठ रही हैं। अपने देश में, पूरे विश्व में ट्रंप की भद्द पिट गई है। खास तौर पे ईरान और मिडिल ईस्ट के साथ में जो भी संघर्ष हुआ युद्ध विराम के बाद, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो सुपर पावर है वो एकदम से पूरे विश्व में कम हो गई है। इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। और कौन से मुद्दों पर आप हमारा कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे, उस बारे में जरूर लिखिए। हमारे साथ बने रहे आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।